Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 2, atmosphere. So student, very few part is left of this chapter. बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट और बचा है चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर का, उसको हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे. हार्डली ये वीडियो 10 मिनट्स की होगी, ठीक है. बाकी मैक्सिमम पार्ट हमने किस में डिस्कस कर लिया, हमारे पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन, कौन सी गैसेस कितने परसेंटेज में है. फिर हमने ट्रोपोस्फियर को भी डिस्कस कर लिया था हमारे पार्ट 1 में. सो हमें ये वीडियो स्टार्ट करना है हमारी स्ट्रेटोस्फियर पे. बेटा ट्रोपोपॉज के ऊपर जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, जिसका एक्सटेंशन कहाँ तक होता है, 50 किलोमीटर. मीन सी लेवल से 50 किलोमीटर तक आपको मिलेगी स्ट्रेटोस्फियर. अब हम लोगों ने जो हमारी ट्रोपोस्फियर थी उसमें देखा था जैसे जैसे हाइट ऊपर की तरफ जा रहे थे, जो टेम्परेचर था स्टूडेंट्स वो क्या होता जा रहा था, कम. पर इस लेयर में उल्टा होता है, जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर भी आपको बड़ा ही मिलेगा, ठीक है. चलो ये जो लेयर है इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, द टेम्परेचर इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज मोस्टली कांस्टेंट. लोअर पार्ट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता जाएगा. ये बुक में नहीं लिखा पर ऐसा है, आप सर्च कर लेना. ये जो लेयर है वो जनरली बहुत थिन है, कोल्ड है, ड्राई है. ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर थिन पतली है, कोल्ड मतलब ठंडी है, ड्राई मतलब सूखी है. यहाँ पर चलती हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स जो बहुत ही तेज स्पीड से चलती हैं, जिनका नाम है जेट स्ट्रीम. ये हॉरिजॉन्टली चलती हैं स्टूडेंट. कैसे चलती हैं, हॉरिजॉन्टली, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट. यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जेट स्ट्रीम चलती हैं, ठीक है. जेट स्ट्रीम का कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि ये हॉरिजॉन्टली चलेंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, स्पीड बहुत तेज होगी. चलो स्ट्रेटोस्फियर, एटमॉस्फेयर की ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, इसमें कोई वेदर फिनोमेना नहीं होता. वेदर फिनोमेना सब ट्रोपोस्फियर में होता है. जो लोअर पार्ट है स्टूडेंट्स इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल. ना ही कोई डस्ट है ना ही तो वाटर वेपर है, तो ये बिल्कुल सुटेबल होती है फॉर फ्लाइंग द जेट एयरक्राफ्ट. जेट एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए ये सबसे सुटेबल लेयर होती है. और इसकी जो अपर लिमिट है, upper limit of stratosphere is known as stratopause. ठीक है बात. सो स्टूडेंट फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर का एक्सट्रीम एंड मतलब जहाँ पर खत्म हो रही है ट्रोपोपॉज, फिर चालू होती है स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पर खत्म हो रही है वहाँ पर स्ट्रेटोपॉज. अब स्टूडेंट जितनी ट्रोपोपॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्ट्रेटोस्फेयर भी है. क्यों, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर होती है. इसकी जो लोअर पार्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में आपको ओजोन लेयर मिलेगी. और ओजोन लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है स्टूडेंट इनकमिंग अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सोलर रेडिएशन. सन रेज या सोलर रेडिएशन में स्टूडेंट जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, उसको एब्जॉर्ब कौन करती है स्टूडेंट, ओजोन लेयर. Therefore, this ozone layer is essential for sustaining life on Earth. अगर on the Earth, अगर स्टूडेंट अर्थ के ऊपर हमें लाइफ को सस्टेन करना है, जिंदा रहना है, तो ओजोन लेयर का होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि ओजोन लेयर नहीं होगी अल्ट्रावायलेट सीधे हमारी स्किन को लगेगी और हमें स्किन कैंसर हो जाएगा. पर स्टूडेंट हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो थिकनेस है, जो मोटाई है ओजोन लेयर की, वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है. और उसका रूट कॉज, मेजर कारण है स्टूडेंट ग्लोबल वार्मिंग. क्योंकि आप ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कम होती जा रही है, और जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है. सो स्टूडेंट जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर की लोअर रेंज में आपको मैक्सिमम ओजोन मिलेगी, ओजोन लोअर लेयर में मिलेगी. तो 20 to 30 में आपको क्या मिल जाएगी, ओजोन लेयर. ओजोन लेयर किस लेयर के अंदर आएगी आपको बच्चा, जो हमारी ओजोन लेयर है वो किस लेयर के अंदर आती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आती है. ध्यान रखना, यही वो लेयर है जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर की इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देती है. नेक्स्ट लेयर है हमारी मेसोस्फीयर. ये जो लेयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होती है. इसकी हाइट 90 किलोमीटर तक जाती है मीन सी लेवल से. और सी लेवल से कहाँ तक जाएगी, 90 किलोमीटर तक जाएगी. द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज विथ हाइट. अब फिर इसमें ट्रोपोस्फीयर की तरह ही होगा, जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर की तरफ जाओगे मेसोस्फीयर में, आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा. पहली लेयर में हमने क्या देखा, हाइट पे जाओ टेम्परेचर कम,
दूसरी लेयर में हमने थोड़ा जितना हाइट पे जाओगे उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा। थर्ड लेयर में फिर हम देख रहे हैं जैसे जैसे आप मेसोस्फीयर में हाइट में बढ़ोगे टेम्परेचर आपको मिलेगा कम, और ये इट रीचेस अप टू -110 डिग्री, ठीक है। और कितना कम हो सकता है बच्चा, -110 डिग्री तक पहुंच सकता है ये अपर लिमिट में। नेक्स्ट है ये एटमॉस्फेयर की कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ठंडी लेयर का नाम अगर आपकी मैम पूछे 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। एटमॉस्फेयर से की सबसे ठंडी लेयर क्या है, तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे बताओ जल्दी से? मेसोस्फेयर, ठीक कोई बात। चलो फिर क्या है, एक मिनट बेटा। हाँ, तो अगर आपकी मैम ने पूछा कि कोल्डेस्ट लेयर बताओ भाई एटमॉस्फेयर की, तो आप बता दोगे मेसोस्फेयर। चलो, जितने भी मीटियोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो रॉक पीसेस जो रैंडमली मतलब हमारे कहाँ पर आउटर स्पेस में है, कई बार वो भी हमारे अर्थ की ग्रेविटी से अटैक होकर अर्थ की अटैक होकर नहीं अट्रैक्ट होकर अर्थ की तरफ आ जाते हैं। तो उन मीटियोर्स को कम्प्लीटली बोर्न करना भी इसी लेयर का काम है। ये स्पेस, एक चलो, meteors born up in this layer on entering from the space ओपन स्पेस से जब ये अर्थ की तरफ आ रहे होंगे तो इस लेयर में इसको कम्प्लीटली बर्न कर लिया जाएगा बेटा। 99% ये बर्न हो जाते हैं, मुश्किल से 1-आधा% अर्थ पे ये पहुंच पाते हैं। जो अपर लिमिट है मेसोस्फीयर की, इसको हम मेसोपॉज बोलते हैं, मीसोपॉज बोलते हैं। फ्रॉम द मीसोपॉज ऑनवर्ड द टेम्परेचर इंक्रीजेज, और मीसोपॉज के ऊपर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ये भी पता नहीं भगवान ने कैसे बनाया होगा भाई कि ये जो मेसोस्फीयर है ये सबसे कोल्डेस्ट है लेयर है, इसके ऊपर जैसे जैसे आपका टेम्परेचर भयंकर तरीके से बढ़ने लग जाएगा। हम आते हैं थर्मोस्फीयर पे। ये जो लेयर है ये मेसोस्फीयर के ऊपर आती है और इसकी हाइट 400 किलोमीटर है सी लेवल से। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन हाइट, अगेन वही आ जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। द आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, जैसे हमने देखा था बेटा स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है, वैसी आइनोस्फीयर होती है थर्मोस्फीयर में। और ये आइनोस्फीयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जिनको हम आयॉन्स बोलते हैं वो होते हैं, और ये जो आयॉन है यही हमारी रेडियो वेव्स को अर्थ सरफेस पे वापस पहुंचाती हैं। तो जो रेडियो वेव्स है, आप जो ये जो कम्युनिकेशन का जो रेडियो वन प्लेस टू अनदर आप सुन पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आइनोस्फीयर के कारण ही है। आइनोस्फीयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन होते हैं जो वापस भेज देते हैं सिग्नल्स को। ये आइनोस्फीयर किस लेयर में मिलेगी बताओ तो जरा, किस लेयर में मिलने वाली है स्टूडेंट आइनोस्फीयर? हाँ, थर्मोस्फीयर में। चलो चलो चलो, दिस enable us to have wireless communication, we have wireless communication because of ionosphere only। और आइनोस्फीयर किस में मिलेगी बताओ तो जरा मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। चलो, अब बात करेंगे हमारी लास्ट लेयर जो की है एग्जॉस्फीयर। एग्जॉस्फीयर ये अपरमोस्ट लेयर है, इसकी हाइट 400 to 1500 किलोमीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 400 किलोमीटर to 1500 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे 4 to 1500 किलोमीटर तक इसकी हाइट रहेगी। यहाँ पर जो गैसेस हैं बहुत थिन हैं, बहुत कम गैसेस अवेलेबल हैं, और मेन गैस यहाँ पर जो है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। देन ये जो लेयर है यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और बच्चा कहाँ तक पहुँच जाता है, 5000 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अच्छा, ये दोनों लेयर में एक जैसा कॉन्सेप्ट है ना। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज विथ, अच्छा यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। थर्मोस्फेयर में क्या हो रहा है, द टेम्परेचर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट, हाइट के साथ फिर से बढ़ रहा है, और एग्जॉस्फेयर में भी ऐसा ही हो रहा है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट, हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता ही रहेगा बच्चा। ये दो लेयर हैं जहाँ पर एक जैसा ही हो रहा है, ठीक है दोनों। बाकी हमने देखा था अल्टरनेट, एक में कम हो रहा है दूसरे में ज़्यादा, फिर तीसरे में कम, पर यहाँ फोर्थ और फिफ्थ दोनों में ही ज़्यादा होगा, ध्यान रखना है ना। पहले हमने ट्रोपोस्फीयर में देखा था ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा, फिर बाद वाली लेयर में देखा हो जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर उसके बाद वाली लेयर में देखा जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा। पर अब ये जो दो लेयर हैं इसमें जितना ऊंचाई की तरफ जाओगे बेटा आप टेम्परेचर आपको ज़्यादा ही मिलेगा, फिर 5000 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। दिस लेयर मर्जेस ग्रेजुअली विद द इंटरप्लैनेटरी स्पेस, और ये लेयर धीरे से किस में मिल जाती है, इंटरप्लैनेटरी स्पेस मतलब आउटर स्पेस में मिल जाती है।
अब हम देखेंगे एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंट, ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अर्थ के ऊपर लाइफ को बनाए रखने के लिए, लाइफ की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पहला काम है एटमॉस्फेयर का, हमें अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करना। Atmosphere protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. It controls the extremes of temperature during the day. दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, रात में ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करके टेम्परेचर को कम नहीं होने देता। दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, रात में बहुत ज़्यादा कम नहीं होने देता। फिर हमें मेटियोर्स जो अर्थ की तरफ आते हैं, हमारे ऊपर, सर के ऊपर, हमारे घर के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर सीधे गिर जाएं तो क्या हाल हो स्टूडेंट्स। ऑफ मेटियोर से हमें बचा के रखता है। इसका वेट है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। बीइंग प्रेस डाउन, ये टू ऑलवेज रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विथ लैंड एंड वाटर, और ये लैंड एंड वाटर के कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में है। वेदर कंडीशन जितनी भी है स्टूडेंट्स, द चेंज इन द वेदर कंडीशन इज एक्सक्लूसिवली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस के कारण ही कि हमारी वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं बच्चा। हमारी जो लाइफ गिविंग गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हमारे लिए, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स के लिए, ये हमारी लाइफ को पॉसिबल बना रही हैं अर्थ के ऊपर, ये भी एटमॉस्फेयर में ही है। आइनोस्फेयर वायरलेस कम्युनिकेशन के काम में आ रहा है। साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रेवल थ्रू एयर, और जो साउंड वेव्स हैं वो भी एयर के थ्रू ही ट्रैवल कर रही हैं। द एनर्जी ऑफ सन हैज़ मेड द एटमॉस्फेयर डायनेमिक, और जो सन की एनर्जी है इसने हमारे एटमॉस्फेयर को डायनेमिक बना दिया है। सो स्टूडेंट ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आ जाएगा। सो स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन।